सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे से चैनल JR कॉलेज में, जो कि हमारे स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे प्यारे से बच्चों के लिए जो कि कॉलेज के बच्चे हैं। सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे एक फ्रेश और एक न्यू वरदान बैच शुरू किया हुआ है हमारे 12th स्टैंडर्ड के साइंस बच्चों के लिए। ठीक है, एक नया बैच चालू किया जिसके हम लोग सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है उसको वापस पढ़ा रहे हैं। वापस मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा का सारा सब्जेक्ट JR ट्यूटोरियल जो हमारा मेन चैनल है ना उस पर कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है तो आप JR ट्यूटोरियल्स में जाना, प्लेलिस्ट के सेक्शन में वहां पे सारे वीडियोस आपको पढ़े मिले वहां पे रहेंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी हम लोग एक नया फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं इस JR कॉलेज के चैनल पे, जिसमें आपको ऑलरेडी राहुल सर ने बता दिया और आपको मेरे एक लेक्चर मिल भी गया होगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2। किसके लेसन का? हमारा जो फर्स्ट लेसन जो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेसन है बायोलॉजी का वो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले जाकर वो वीडियो देख लेना। उसमें बहुत सारे मैंने इंट्रोडक्शन वाली चीजें की हुई थी। ठीक है, लेसन को पढ़ने के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आप लोग को, कुछ नॉर्मल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें मैंने लेक्चर नंबर 1 में की हुई है। फटाफट जाना सारे बच्चे, उस वीडियो को जरूर से देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द सेशन, ठीक है, थ्रू आउट द बैच आपको जितने भी नोट्स है, हमारे जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, जितने भी आपको नोट्स होंगे वो सारे के सारे उस ऐप के ऊपर मिलेंगे। साथ ही के साथ बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आपको उस ऐप के ऊपर मिलने वाली। तो जरूर से जरूर उसका फायदा उठाने के लिए आपको वो ऐप जरूर से डाउनलोड करना है। सही है, जाना प्ले स्टोर के ऊपर JR ट्यूटोरियल सर्च करना, वहां पे आपको राहुल सर का आइकन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। वो ऐप बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे कोई बातें करना चाहते हो, मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। आप वहां पे मुझे फॉलो करके मुझसे कोई भी मैसेज पूछ के अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो चलो, हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा फर्स्ट लेसन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या, मैंने आप लोगों को ओवरव्यू बताया था कि इस लेसन को हम लोग किस फ्लो में खत्म करने वाले। सही है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का मतलब जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन क्या होता है उसका मतलब समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। अब देखो, हमको पता है रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा है उनको पता होगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही प्यार से आपको हर एक चीज बताई हुई थी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो प्यार से वापस जाके देख लेना उसको। सही है, चलो, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, रिप्रोडक्शन आखिरकार कितने पार्ट में डिवाइड होता है? आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस लेसन में बहुत ही छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेगमेंटेशन आता है, बर्डिंग आता है, बाइनरी फिजन आता है, फिर जिम्यूल फॉर्मेशन आता है, स्पोर्स फॉर्मेशन आता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बता दी थी। अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे इस पूरे के पूरे लेसन में, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फोकस करेंगे। और किसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? प्लांट के। ठीक है, किसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग फोकस करने वाले? प्लांट की। आखिरकार प्लांट्स कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स कैसे मेल गैमेट फॉर्म होता है, कैसे फीमेल गैमेट फॉर्म होता है प्लांट्स के अंदर, और फिर आगे चल के कैसे उनका फर्टिलाइजेशन होकर एक नया सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सारा का सारा हम लोग को इस लेसन के अंदर पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेल पार्ट के बारे में। सही है, मेल पार्ट के अंदर हम लोग मेल गैमेट बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में वही करने वाले हैं। आज हम लोग माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग ने टाइटल देखा होगा। सही है, तो मेल पार्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। और सबसे पहले क्या होगा, मेल पार्ट से हम लोग स्पोर बनाना सीखेंगे और इन स्पोर से आगे चल के गैमेट बनाना सीखेंगे। सही है, इसके अंदर एक यूनिक सी चीज होती है। देखो, प्लांट्स के अंदर एक यूनिक सी चीज होती है, प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली गैमेट नहीं बनता। प्लांट्स के अंदर पहले स्पोर का फॉर्मेशन होता है और स्पोर से आगे चल के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देखो, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं होता, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और गैमेट आगे चल के फर्टिलाइज हो जाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन से आगे चल के एक बेबी फॉर्म होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है। प्लांट्स क्या करते हैं, पहले वो स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे चल के वो क्या करते हैं, उन स्पोर से आगे चल के क्या बनता है? गैमेट बनता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके बाद इस लेसन में हम लोग फीमेल पार्ट के ऊपर जाएंगे। सही है, फीमेल का गैमेट, स्पोर्स और गैमेट बनाना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होती है? देखो, मेल पार्ट मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया। अब मेल पार्ट को फीमेल पार्ट तक पहुंचाना भी तो है।
दोनों को यूनाइट करने के लिए दोनों को पास पास होना जरूरी है, तो इसको पहुंचाने वाला काम जो है वो पॉलिनेशन में होगा। ठीक है, पॉलिनेशन में क्या होगा, जो मेल पार्ट है दैट इज पोलन ग्रेन है, वो उड़ उड़ के एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाएगा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाएगा। ये जो कल मैंने आप लोगों को फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एंथर क्या होता है और स्टिग्मा क्या होता है। सही है, चलेगा। तो उसके बाद पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर पॉलिनेशन के बाद आखिरकार जब मेल और फीमेल गैमेट एक साथ यूनाइट हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, तब वहां पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तब वहां पे क्या फॉर्म होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। और तब आगे चल के फर्टिलाइजेशन से सीड फॉर्म होगा और फ्रूट फॉर्म होगा। ठीक है, सीड और फ्रूट फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, हम लोग लेसन में पढ़ेंगे आगे चल के। समझ में आया? तो ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू था जो मैंने आप लोग को कल भी बताया था और आज भी मैं आप लोग को बता देता हूं, ताकि आप लोग भटके ना। आप लोग को पता होना चाहिए कि आप इस लेसन में कहां पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, कहां पे चीजें आप पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग ने यहां तक पढ़ लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देख लिया है। अब हम लोग फोकस करेंगे मेल पार्ट के ऊपर। ठीक है, हम लोग मेल पार्ट को समझेंगे, मेल पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझेंगे, उसके अंदर गैमेट कैसे फॉर्म करना है उसको समझेंगे। सही है, स्टार्ट करें। तो अच्छा चलो, मेल पार्ट पे जाने से पहले मैं आप लोग को प्लांट्स के अंदर गैमेट कैसे फॉर्म होता है वो बनाना सिखाता हूं। ठीक है, वो चीज बताता हूं। जैसा मैंने आप लोग को बोला अभी अभी कि प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, प्लांट जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते। वो सबसे पहले स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और ये स्पोर्स आगे चल के क्या बनाते हैं, गैमेट्स। तो गैमेट्स का यहां पे इनडायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, यहां पे कभी भी डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता प्लांट्स में। एनिमल में इसका उल्टा होता है, एनिमल्स में डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन होता है और वो गैमेट्स आगे चल के फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। तो प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, स्पोर, और स्पोर से आगे चल के क्या फॉर्म होगा, गैमेट्स। अब दो नए वर्ड है मैंने यहां पे लिखे हुए, एक स्पोरोफाइट और एक गैमीटोफाइट। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। जो ऑर्गन या जो स्ट्रक्चर स्पोर्स बना रहा है, ध्यान से सुनो, जो स्ट्रक्चर स्पोर्स बना रहा है उसे मैं स्पोरोफाइट कहूंगा। फाइट का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, फाइट का मतलब क्या होता है, इस फाइट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो जो भी पार्ट, ठीक है, जो भी पार्ट क्या कर रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, उससे वो क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइट कहलाएगा। अब देखो यहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, यहां पे प्लांट कर रहा है। ठीक है, प्लांट में भी एक, मैं आप लोगों को बताऊंगा, फ्लावर के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, वो आगे चल के क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लांट्स को इनडायरेक्टली मैं प्लांट्स को क्या कहता हूं, प्लांट्स आर स्पोरोफाइट, प्लांट्स आर स्पोरोफाइट। क्लियर है? ठीक है, ये चीज आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी। अगर आपको याद हो तो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में एक बायोलॉजी में लेसन पढ़ा था, किंगडम प्लांटेई। तो किंगडम प्लांटेई में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, उसके अंदर यही चीज दी हुई थी। तो क्या बोला मैंने कि जो भी स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो क्या होंगे, स्पोरोफाइट। तो यहां पे अपना स्पोरोफाइट कौन है, प्लांट। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट मतलब क्या, जो गैमीट का फॉर्मेशन करे। तो गैमीट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आपका स्पोर कर रहा है। तो स्पोर इज अ गैमीटोफाइट, मोर इज अ गैमीटोफाइट। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। गैमीट फॉर्मेशन करने वाला कौन है, स्पोर करने वाला है। ठीक है, तो स्पोर इज अ गैमीटोफाइट। समझ में आ गई बात? अब देखो, अगर मैं मेल की बात करूं, ठीक है, तो मेल के स्पोर्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। हमेशा याद रखना, मेल का जो स्पोर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल, मतलब एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, मेल्स के स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। वहीं अगर मैं फीमेल के स्पोर्स की बात करूं, तो फीमेल्स के स्पोर को हम लोग कहेंगे जस्ट उसका उल्टा, मेगास्पोर। सही है, समझ में आ गया? ठीक है, मेगास्पोर किसे कहेंगे हम लोग, फीमेल के स्पोर्स को। ठीक है, फीमेल्स के स्पोर्स को, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेगास्पोर। फिर इस मेगास्पोर से आगे चल के क्या फॉर्म होगा, गैमेट फॉर्म होगा। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्पोर बनाना सीखेंगे। अगर मेल की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्पोर बनाना सीखेंगे, और इस माइक्रोस्पोर से आगे चल के क्या फॉर्म होगा, गैमेट फॉर्म होगा। वहीं अगर फीमेल में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग मेगास्पोर बनाना सीखेंगे, और इस मेगास्पोर से आगे चले क्या फॉर्म होगा, फीमेल गैमेट फॉर्म होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होता है समझ में आ गया होगा, गैमीटोफाइट क्या होता है समझ में आ गया होगा, और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो समझ में आ गया होगा। सही है कि प्लांट्स के अंदर कभी भी डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, उनके अंदर एक बीच की स्टेप होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेप होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पोर्स। सही है, तो प्लांट पहले स्पोर बनाएगा, फिर वो स्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे
मेल पार्ट के साथ। ठीक है, मेल पार्ट को आज हम लोग स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, फिर उस स्ट्रक्चर के बाद कैसे उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। सही है, तो अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो जरा सोचो, फ्लावर के पास मेल पार्ट कौन सा होता है। मैंने आप लोगों को फ्लावर का डायग्राम बताया था कि ऐसा कुछ पेडिकल होता है, यहां पे ऐसा थैलेमस रखा होता है। ठीक है, फिर इस थैलेमस से यहां पे पेटल्स होते हैं और सेपल्स होते हैं। सही है, उसका अपने को कोई यूज नहीं है। फिर यहां पे एक ऐसा फीमेल पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल। ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट। और यहां से कुछ ऐसे निकले हुए रहते हैं स्ट्रक्चर, अच्छे पतली से डंडी की तरह। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्टेमन। व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ स्टेमन। और स्टेमन होते हैं हमारे मेल पार्ट। ठीक है, स्टेमन्स क्या होते हैं, हमारे मेल पार्ट। सही है, अब अगर इस स्टेमन को मैं अलग से बनाऊं, इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, समझ में आ गया ना मेल पार्ट क्या होता है। अब देखो, एक यहां पे मैंने स्टेमन बना दिया। ठीक है, मैंने यहां पे एक स्टेमन बना दिया। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है जरा वो देख लो। ये आपका स्टेमन, इस स्टेमन में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं एंथर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। ठीक है, अब ये जो एंथर होता है ना, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके पास दो लोब प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा एक लोब है, ऐसा एक लोब है। ठीक है, और इसके बीच में ऐसे डंडी यहां पे लगी रहती है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, आपका एंथर दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है आपका एंथर। ठीक है, तो यहां पे इस एंथर के पास कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, ये बात समझ में आ गई। फिर इस दोनों लोब को एक छोटी सी पतली सी डंडी दिख रही है, डंडी ये कनेक्ट करती है। इस पतली सी डंडी को हम लोग कहते हैं दैट इज फ्यूनिकल या फिर फिलामेंट। समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इस पोजीशन पे, अब मैंने आप लोगों को बताया कि यहां दो लोब स्ट्रक्चर है, एक लोब यहां पे, एक लोब यहां पे। इन दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला, ठीक है, इन दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला यहां पे एक छोटी सी डंडी का पार्ट होता है, जो क्या करता है, इन दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसा उल्टा करके देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहां पे एक लोब है, यहां पे एक लोब है। सही है, और यहां से ये पतली सी ये डंडी आई हुई रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो दोनों लोग को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं दैट इज कनेक्टिव। समझ में आ गया, एकदम इजी नाम है। जो कनेक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है, कनेक्टिव। समझ में आ गया, ये आंसर समझ में आ गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को। अब देखो इसके नीचे अब हम लोग को ये जो एंथर का पार्ट है, ठीक है, जो एंथर का पार्ट है, इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके समझना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैंने आप लोग क्या बताया कि एंथर के अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये आपका नॉर्मल सा स्टेमन है, तो कुछ ऐसा एक लोब प्रेजेंट होगा, और इस लोब के पीछे साइड यहां पे एक ऐसा दूसरा लोब प्रेजेंट होगा। सही है, ये इसके पीछे प्रेजेंट है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, इमेजिन करो। ठीक है, इसके पीछे एक दूसरा लोब प्रेजेंट होगा। अब हमको क्या करना है, इस लोब को कट करना है और इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, आप ऐसा लोब लो, उसको क्या करो, बीच से कट करो। अब इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम लोग को प्रेजेंट होगी, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, किस किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है यहाँ पे, दैट इज टीएस ऑफ एंथर। अब एंथर के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है वो हम लोग को देखना है। सही है, तो सबसे पहले एंथर का स्ट्रक्चर बना लो। कैसा स्ट्रक्चर, मैंने अभी आप लोग को बताया कि एक ऐसा लोब, ठीक है, ये आपका एक लोब, ठीक है, ये आपका एक लोब, और इसके नीचे यहां पे कनेक्टिव लगा होगा, एक ऐसा कनेक्टिव लगा होगा, और यहां से आपका दूसरा लोब। समझ में आया। ठीक है, देखो आपके बुक में जो डायग्राम दिया है वो थोड़ा सा टिल्टेड दिया हुआ है, मैंने डायग्राम थोड़ा सा सीधा बनाया है। सही है, सीधा ऐसा डायग्राम होता है। उसके बाद आपकी बुक क्या कह रही है कि ये जो दो लोब है, ठीक है, ये जो दो लोब है, इन लोब्स को थीका कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो दो लोब्स हैं, इन लोब्स को थीका कहा जाता है। ठीक है, इन लोब्स को क्या कहा जाता है, थीका। तो एंथर के अंदर कितने लोब्स थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया, एंथर के अंदर दो लोब्स थे, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंथर हैज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंथर हैज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके बुक में दी हुई होगी, उसको मार्क कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू के टाइम पे बहुत सारे टाइम पे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो एंथर एज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ऑल्सो लोब्स को हम लोग क्या कहते हैं, थीका। ठीक है, लोब्स को हम लोग क्या कह रहे थे, थीका। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंथर इज अ डायथीकस। क्यों, क्योंकि थीका कितने हैं, दो। ठीक है, लोब्स को हम लोग एंथर थीका बोलते हैं। सो थीका कितने हैं, दो। सो एंथर हैज अ डायथीकस स्ट्रक्चर या फिर एंथर हैज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ये दो वर्ड
याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। क्या बोला मैंने, बायलोब्ड स्ट्रक्चर। क्यों दो बायलोब्ड, क्योंकि यहाँ पे कितने लोब्स प्रेजेंट है, 2 लोब्स प्रेजेंट है। सही है, समझ में आ गया। और इसी लोब को हम लोग क्या कहते हैं, थीका। सो एंथर हैज अ डायथीकस स्ट्रक्चर। ये दोनों वर्ड, ये दोनों लाइन आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ठीक है। तो इसे जरूर से नोट डाउन करके रख लेना। अब मैं क्या बता रहा था, स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही थी। तो स्ट्रक्चर में देखो, ये आपका 2 लोब है, ठीक है। अब ये जो 2 लोब है ना, ये वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक ऐसे डिप्रेशन के थ्रू। ये डिप्रेशन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऐसा डिप्रेशन दिख रहा है, इस डिप्रेशन के थ्रू ये एक लोब वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं ग्रूव। हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन को ग्रूव, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब इस डिप्रेशन के साइड में यहाँ पे जो 2 बड़े बड़े पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा पार्ट, यहाँ पे एक बड़ा सा पार्ट, इसके अंदर यहां पे एक ऐसा एरिया प्रेजेंट होता है जहां पे हमारे मेन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है आगे चल के गैमेट यानी स्पोर्स के फॉर्मेशन है, और स्पोर्स से आगे चल के गैमेट के फॉर्मेशन में। सही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे ये जो एक सेक्शन प्रेजेंट है, इस सेक्शन का क्या नाम है मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी इतना समझो कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे जो आगे चल के क्या करेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और उन स्पोर्स से आगे चल के क्या बनेगा, आपका गैमेट का फॉर्मेशन होगा। चाहिए, सही है। इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन है जहां पे आगे चल के आपका स्पोर फॉर्म होने वाला है। अब देखो, मेल की बात हो रही है, तो मेल में कौन सा स्पोर बनता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, दैट इज माइक्रोस्पोर। मेल के स्पोर का नाम है माइक्रोस्पोर, तो हमको माइक्रोस्पोर बनाना सीखना होगा। सही है। इसीलिए इस एरिया का नाम, ये जो छोटा सा दिख रहा है आप लोगों को, इस एरिया का नाम हम लोग कहते हैं दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है, वो हिस्सा है जहां पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। सही है, समझ में आया मैंने क्या बोला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमेशा। क्या बोला मैंने, ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जहां पे आगे चल के माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक भी कहते हैं, ठीक है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर आगे चल के पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्या होने वाला है। अब पोलन ग्रेन क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, अभी इतना समझ में आ गया कि ये आपका एक लोब, ये जो आपका एक लोब है, ये एक ग्रूव के थ्रू, एक डिप्रेशन के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब इस दोनों पार्ट में, ठीक है, इस दोनों पार्ट में, वैसे चारों पार्ट की बात होगी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, इस चारों पार्ट में ऐसा एक छोटा सा कंपार्टमेंट प्रेजेंट होगा, छोटा सा एरिया प्रेजेंट होगा, जिस एरिया में आगे चल के माइक्रोस्पोर बनेंगे। चाहिए, इस एरिया में आगे चले क्या फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। साथ ही साथ इसे ही हम लोग पोलन सैक भी कह सकते हैं। तो अगर आप दोनों वर्ड लिखोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा, समझ में आ गया। इस पोलन सैक के अंदर एक टिश्यू भरा होता है, ठीक है। इस पोलन सैक के अंदर एक ऐसा टिश्यू भरा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पोलन ग्रेन के या फिर माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए। सही है। इस टिश्यू का नाम क्या है, जो टिश्यू इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है इसका नाम है स्पोरोजिनियस टिश्यू। क्या कहा मैंने, ये जो टिश्यू इसके अंदर भरा हुआ है, इस टिश्यू का नाम है, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, तो हम लोग कहते हैं स्पोरोजिनियस टिश्यू। क्लियर है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अभी तक कितनी बात हुई, देखो बहुत ज्यादा कुछ समझाया नहीं मैंने आप लोग को, बहुत छोटी छोटी चीजें बताई है। क्या बताया मैंने कि आपका एक एंथर है, एंथर 2 लोब में डिवाइडेड है। ये लोब वापस जाकर ये लोब वापस चल के आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहां पे 4 पार्ट हो गए, ठीक है। 4 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ठीक है। हर पार्ट में एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें आगे चल के क्या फॉर्म होने वाला है, माइक्रोस्पोर फॉर्म होने वाला है। जहां पे माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा, ठीक है, जहां पे माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर इसे ही आप क्या कह सकते हो, पोलन सैक, ठीक है। इसे आप क्या कह सकते हो, पोलन सैक। अब इस पोलन सैक के अंदर कुछ टिश्यूज भरे हुए हैं, कुछ सेल्स पड़े हुए हैं। सेल्स, टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो कुछ टिश्यूज पड़े हुए हैं, इन टिश्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजिनियस टिश्यू जो आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना ये बात। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, ये जो दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम और ये जो आउटर कवरिंग है ना, इसके बीच में यहां पे कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है। इन लेयर्स का भी नाम पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसको यहां बना देता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे,
मैं इसको यहां बना देता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब इसके बाहर कुछ कवरिंग दिखानी है मेरे को, तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर एक डबल न्यूक्लिएटेड सेल्स की कवरिंग होती है। क्या बोला मैंने? इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर एक डबल न्यूक्लिएटेड सेल्स की कवरिंग होती है। ऐसा सेल, डबल न्यूक्लिएटेड मतलब ऐसा सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, समझ रहे हो? ऐसा सेल जिसके पास कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है। अब इस सेल का फंक्शन क्या है? इस सेल का फंक्शन है कि जो माइक्रोस्पोर, अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर आगे चल के स्पोर्स फॉर्म होंगे, तो इसका मतलब इनके अंदर डिवीजन होने वाली, आगे चल के माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो इनको न्यूट्रिशन भी तो देना पड़ेगा, खाना भी तो देना पड़ेगा। अब कोई ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, जैसे तुम ही लोग अभी बढ़ रहे हो, तो तुमको खाना देना पड़ता है, सही है? खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही इन सेल्स को, इसके अंदर जो बढ़ रहे सेल्स हैं, उनको खाना देने के लिए, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए इनके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं टैपेटम। व्हाट वी कॉल दिस लेयर एज अ टैपेटम, ठीक है? टैपेटम समझ में आ गया? या फिर उसको ऐसे याद रख लो कि जब भी इसके अंदर के सेल्स को भूख लगेगी, ठीक है, जब भी इन अंदर के सेल्स को भूख लगेगी, ये लोग क्या करेंगे? बाहर जाएंगे और दरवाजे पे से टैप करेंगे, ओ भाई खाना दे, खाना दे, ठीक है? तो ऐसे याद रख लो, इसका नाम क्या है? दैट इज टैपेटम। समझ में आ गया? ठीक है, याद रखने का तरीका। चलो, इसके बाद ये समझ में आ गया। अब देखो इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे, मतलब इस वाले पार्ट पे, आउटर मोस्ट पार्ट पे, यहां पे एक पतले से सेल की कवरिंग प्रेजेंट होती है। एकदम बहुत ही पतले से सेल की क्या प्रेजेंट होती है? कवरिंग प्रेजेंट होती है। इन सेल्स को क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम लोग कहते हैं दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है? इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपी मतलब क्या? बाहर, ठीक है? एपी मतलब क्या? बाहर। तो जो कवरिंग बाहर साइड प्रेजेंट है, ठीक है, जो कवरिंग बाहर साइड प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज एपिडर्मिस। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इस एपिडर्मिस के अंदर ध्यान से सुनेंगे, इस एपिडर्मिस के अंदर एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जो थोड़ी सी ब्रॉड होती है एपिडर्मिस के कंपैरिजन में। थोड़ी सी ब्रॉड कवरिंग कहां प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है? एपिडर्मिस के अंदर एक और कवरिंग है, इसे हम लोग कहते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। क्लियर है? समझ में आ गया? सबसे पहली कवरिंग एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस से अंदर थोड़ी सी मोटी सी कवरिंग, दैट इज एंडोथीशियम, ठीक है? अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? इन दोनों का देखो नॉर्मल से कुछ फंक्शन नहीं है, ये लोग सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपके अंदर वाले स्पोरेंजियम को, ठीक है? अब जैसे ही आपका स्पोरेंजियम मैच्योर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे ही मैच्योर होगा, तो ये क्या होंगे? ये जो कवरिंग है ना, ये ऐसे फट जाएगी और यहां से आपके स्पोर्स क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, सही है? अब देखो एक और चीज, अब इतना देखो, ये जो टैपेटम है और ये जो एंडोथीशियम है, इसके बीच में भी मैंने कुछ खाली जगह रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक और सेल की कवरिंग होती है, ठीक है? इनके अंदर एक और सेल की कवरिंग होती है, कुछ मोटे मोटे सेल्स, कैसे जो मोटे मोटे सेल्स होते हैं, इनकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है? बिटवीन द एंडोथीशियम एंड टैपेटम, ठीक है? एंडोथीशियम और टैपेटम के बीच में, मिडल में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दैट इज मिडल लेयर। सिंपल है, मिडल में प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज मिडल लेयर। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इतना ही स्ट्रक्चर है, ठीक है? इतना ही स्ट्रक्चर है। इसको कनेक्टिव कह देना। कनेक्टिव समझ में आ गया? कनेक्टिव मतलब क्या? कि जो आपका फिलामेंट था, उसको, जो आपका फिलामेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फिलामेंट, तो ये आपका एक लोब है, ये आपका दूसरा लोब है, ठीक है? ये आपका एक लोब है, ये आपका दूसरा लोब है, तो दोनों लोब ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है? ऐसे दोनों लोब ऐसे पकड़ के रखा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, ये दोनों लोब को ऐसे कनेक्ट करके रखता है, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। क्लियर है? तो अब देखो, ये तो मेरा डायग्राम हो गया जो मैंने अपने हिसाब से बना दिया। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ डायग्राम है, आपके बुक में दिया हुआ डायग्राम है, ठीक है? सेम चीजें दी हुई है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। देखो यहाँ पे भी बीच में कनेक्टिव दिखाया हुआ है, दिख रहा है? दिस इज योर कनेक्टिव। फिर सबसे बाहर वाली लेयर है, उसे हम लोग, इसने क्या लिखा है? एपिडर्मिस। मैंने भी यहां लिखा है एपिडर्मिस। उसके बाद उसके अंदर वाली लेयर है, दैट इज एंडोथीशियम, सही है? उसके अंदर वाली लेयर को एंडोथीशियम। फिर उसके भी अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? मिडल लेयर। और मिडल लेयर के बाद क्या आती है? दैट इज टैपेटम, ठीक है? मिडिल लेयर के बाद क्या आती है? टैपेटम। और टैपेटम किसको कवर किया है रहता है? दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम को, या फिर पोलन सैक को। इट इज नोन एज पोलन सैक। मैंने आप लोगों को लिखा है ना, यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिया हुआ, लेकिन डायग्राम आपके बुक में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि यहाँ पे पोलन सैक प्रेजेंट होता है। तो एक बार रीड करोगे ना अपनी बुक, तो आप लोगों को वहां पोलन सैक दिखने मिल जाएगा, ठीक है? पढ़ोगे वहां पे, सही है? तो पोलन सैक, दिस इज योर पोलन सैक।
नहीं ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर पोलन सैक। ठीक है, इस पोलन सैक के जो बाहर वाले जो ऑरेंज कलर के सेल्स है, दीज आर द टेपेटम, अंदर जो येलो कलर के सेल्स है, दीज आर द योर पोलन सैक, और इनके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है, इन टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्पोरोजिनियस टिश्यू। क्लियर है, इन टिश्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजिनियस टिश्यू। तो आई होप आपको आपके बुक का डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा और मैंने जो डायग्राम बनाया वो भी क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट आपको जो टीएस ऑफ एंथर है वो एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। इसको अपने बुक में 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर से करना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टीएस ऑफ एंथर या फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो आपको इतना डायग्राम बनाना है और जितनी जितनी मैंने बातें बोली आपको इंग्लिश में एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे अच्छे वर्ड्स में उसको क्या करना है, लिख देना। सही है, कर लोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलेगा। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई। तो अब आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, अब आपने ये समझ लिया है कि मेल पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, मेल पार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। लेकिन अब आपको समझना है कि इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे अब आपको यह समझना है। सही है, इतनी बातें क्लियर है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। देखो इस वर्ड, इस सेंटेंस का मतलब है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्लियर है, समझ में आ गया। माइक्रोस्पोर की बनने की प्रोसेस को, ठीक है, माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है। आई होप आप लोग को हर एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अच्छा लगता है हमें भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चलेगा, कर दो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आके फॉलो भी कर लेना, मैसेज भी कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं हमेशा 24/7 आपके लिए रेडी हूं, आपके डाउट क्लियर करने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। अब इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनो, कैसे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनो, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि एक लेयर, एक जगह है, एक सैक है, दैट इज पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर कुछ टिश्यूज भरे हुए हैं, दैट इज स्पोरोजिनियस टिश्यू। तो वही मैं चीज यहां पे बना रहा हूं, मैं पूरा एंथर का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ एक सैक बना रहा हूं। इस सैक का नाम क्या है, पोलन सैक, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, माइक्रोस्पोरेंजियम। सही है, माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बना दिया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था, इसके अंदर टिश्यूज भरे हुए हैं, सेल्स भरे हुए हैं। इन टिश्यूज का नाम क्या है, इन टिश्यूज का नाम है दैट इज स्पोरोजिनियस टिश्यू। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे टिश्यूज बना दिए, क्या किया मैंने, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज बना दिए। ठीक है, बहुत सारे क्या बना दिए, टिश्यूज बना दिए। टिश्यूज इन द सेंस मतलब मैंने इसके अंदर सेल्स बना दिए। अब ध्यान से देखो, इनके जो सेल्स है, ठीक है, इनके जो सेल्स है, इनसे आगे चल के क्या फॉर्म होने वाला है, माइक्रोस्पोर फॉर्म होने वाला है। इसीलिए ध्यान से सुनेंगे क्या मैं बोलने जा रहा हूं, स्पोरोजिनियस टिश्यू, दिस आर द स्पोरोजिनियस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनियस टिश्यू के सेल्स हैं, इनसे आगे चल के माइक्रोस्पोर बनने जा रहा है। इसीलिए इन सेल्स को, ठीक है, ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स को कहा जाता है MMC। ठीक है, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, MMC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMC, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है, समझ में आ गया। इसका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों है, क्योंकि आगे चल के इन्हीं सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इन्हीं सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। समझ में आ गया। तो जो माइक्रोस्पोर बनाने वाला है वो उसकी मम्मी है, सही सिंपल सी बात है। तो दिस सेल्स आर द मम्मी ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट्स व्हाई वी नोन दिस सेल्स नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है, समझ में आ गया। दैट इज MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन सेल्स को कहा जाता है, और इन पूरे टिश्यूज को क्या कहा जाता है, पूरे टिश्यूज को हम लोग मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, दैट इज स्पोरोजिनियस टिश्यू, स्पोरोजिनियस टिश्यू। आई होप आप लोगों को हर एक चीज क्लियर है। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे हैं और हर एक चीज नोट डाउन भी करते जा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, प्रोसेस समझो, एकदम इजी प्रोसेस है, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। क्या होगा, इसके अंदर से मैंने एक सेल को कंसीडर किया, मान लो ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये वाला, इसको मैंने यहां बाहर निकाल लिया। दिस इज अवर MMC, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब सबसे पहले इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी बच्चों।
क्या स्टार्ट होगी? मियोसिस स्टार्ट होगी। मियोसिस इन द सेंस मतलब आप लोग ने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में। मियोसिस मतलब क्या होती है? जब भी 2n सेल को, ठीक है, जब भी 2n सेल को आप मियोसिस से गुजारोगे, अगर एक सेल मियोसिस के थ्रू गुजर रहा है और वो सेल 2n है, तो आगे चल के वो क्या बन जाता है? n बन जाता है। मतलब एक डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड बन जाता है, ठीक है, हमेशा डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड बन जाता है। और मियोसिस हमेशा किसके अंदर होती है? जर्म सेल के अंदर, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन के अंदर। हमेशा जहां पे भी गैमेट फॉर्मेशन होगा ना, वहीं पे मियोसिस होगी, वहीं पे क्या होगी? मियोसिस होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो आपका जो एक सेल है वो किसके अंदर जाता है? मियोसिस के अंदर जाता है। और यहां से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। सही है, क्योंकि हम सबको पता है कि मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल देखने मिलते हैं। माइटोसिस में 2 सेल मिलते हैं, लेकिन मियोसिस में कितने सेल्स मिलते हैं? 4 सेल्स मिलते हैं। आप लोग ने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सही है, तो इनिशियली क्या होता है पता है? इनिशियली ना ये सारे सेल्स अलग नहीं हो पाते, मतलब ऐसे एक साथ चिपके चिपके रहते हैं। देख रहे हैं? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनिशियली फॉर्म होता है। मतलब ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये आगे चल के और भी सेल्स बनना चाहता है, ठीक है, 4 सेल बनना चाहता है, लेकिन इनिशियली पहले जब ये सेल डिवीजन हो जाता है ना, तो ये 4 सेल कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब क्या? 4 सेल, ठीक है, टेट्राड मतलब क्या? 4 सेल। 4 सेल एक साथ कनेक्टेड है, 4 माइक्रोस्पोर एक साथ कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं? दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड आगे ड्यूरिंग सम टाइम जैसे लिखते हैं, ड्यूरिंग सम टाइम मतलब कुछ टाइम बाद ये चारों के 4 सेल अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। एक सेल यहां फॉर्म हो जाएगा, एक सेल यहां फॉर्म हो जाएगा, एक सेल यहां फॉर्म हो जाएगा और एक सेल यहां फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? ये चारों के 4 सेल अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं। और नाउ दिस एक सेल को अब हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज माइक्रोस्पोर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या बोला था मैंने? आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, सही है। क्यों माइक्रोस्पोर मदर सेल? क्योंकि ये माइक्रोस्पोर की मम्मी है, आगे चल के इसी से माइक्रोस्पोर फॉर्म होने वाला है। अब सबसे पहले मैंने इसमें से एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला सेल मैंने उठाया, और ये आगे चल के सबसे पहले किससे गुजरता है? मियोसिस से गुजरता है। मियोसिस से एक सेल के आगे चल के 3 पार्ट हो जाते, सॉरी 4 पार्ट हो जाते हैं। तो ये एक सेल से आगे चले कितने पार्ट हो जाते हैं? 4 पार्ट हो जाते हैं। इनिशियली पहले के टाइम ये 4 सेल अलग नहीं होते बच्चों, एक ही साथ जुड़े हुए रहते हैं। दैट इज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये चारों सेल क्या हो जाते हैं? अपने अलग अलग मजे में हो जाते हैं और इनका अब नाम क्या हो जाता है? दैट इज माइक्रोस्पोर। यहां पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी भी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, हाँ, कि सिर्फ एक सेल का स्पोर्स नहीं बनेंगे। जितने सेल है ना, जितने सेल, ये सारे सेल्स के अंदर ये सेम चीजें होंगी। मैंने सिर्फ आपको एक सेल पढ़ाया ना, लेकिन ये सारे के सारे सेल्स, ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस से आगे चल के क्या फॉर्म होंगे? दैट इज माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। अगर मैं इसको सारे के सारे सेल्स को बनाना चाहूं, वैसे पॉसिबल तो नहीं इतने सारे स्ट्रक्चर को बनाना, पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। कुछ टाइम बाद जब मियोसिस हो जाती है तो ऐसे ऐसे टेट्राड फॉर्म हो जाते हैं, बहुत सारे टेट्राड फॉर्म हो जाते हैं, बहुत सारे टेट्राड फॉर्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सारे सेल्स कहां चले जाते हैं? मियोसिस में, और उससे आगे चले क्या फॉर्म हो जाता है? दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और टेट्राड फॉर्म होने के बाद आगे चल के माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और हर माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड। हर माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। क्लियर है? चारों के 4 माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि ये किससे गुजरे हैं? मियोसिस से गुजरे हैं। सही है। मियोसिस से जो भी सेल गुजरता है उसको अपने क्रोमोसोम का आधा करना ही पड़ता है। ये हम लोग ने बचपन से पढ़ा हुआ है। सही है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब इस माइक्रोस्पोर को अपन लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस एक को पकड़ते हैं, सिर्फ सबके साथ वही होने वाला है, ठीक है, इसीलिए मैं सबको नहीं सिखा रहा। एक को पकड़ेंगे, एक को समझेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। सही है। तो आ जाओ, एक नया स्लाइड बनाया। ये है हमारा माइक्रोस्पोर। ये क्या है? हमारा माइक्रोस्पोर, जो अभी हमने यहां पे फॉर्म किया, ठीक है। दिस इज द माइक्रोस्पोर। इसको मैंने यहां पे ले लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर अंदर और कौन से डिवीजन और कौन से इसका डेवलपमेंट होता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर होगी माइटोसिस। अब इसके अंदर क्या होगी? माइटोसिस। क्लियर है? अभी भी देखो पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं हुआ है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर होगी माइटोसिस। अब देखो नॉर्मली माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में नॉर्मली क्या होता है? एक सेल होता है
और वो आगे चल के 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। यही हम लोग ने पढ़ा है बचपन से हम लोग ने यही पढ़ा है ना कि एक सेल होगा जो n हो या फिर 2n हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो सेल बनेगा अगर ये n होगा तो ये भी n बनेंगे, अगर ये 2n होगा तो ये भी 2n बनेंगे। मतलब माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम है उनके नंबर कम नहीं होते, इसीलिए माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर है वो हमेशा इक्वल रहेंगे, सही है। अगर इसमें n है तो इन दोनों में भी n होगा, अगर इसमें 2n है तो इन दोनों में भी 2n होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, सही है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो माइक्रोस्पोर है दैट इज n, ये तो हमारा n है ना, तो अब इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। लेकिन एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है। देखो नॉर्मली माइटोसिस मैंने आप लोग क्या बताया कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर एक बड़ा सेल फॉर्म होगा, मतलब एक सेल फॉर्म होगा बड़ा वाला, और जो दूसरा सेल रहेगा ना ये इसी सेल के साइटोप्लाज्म में बन जाएगा। यहां पे इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, इस ब्लू कलर से बनाता हूं। चलो क्या बोला मैंने, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। अब ये एक सेल के अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद 2 अलग अलग सेल बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है, और यहां पे एक सेल के अंदर, एक बड़ा सेल के अंदर, उसके अंदर ही, उसके साइटोप्लाज्म में ही एक दूसरा सेल बन जाता है। तो यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल, और वो जो छोटा वाला सेल है ना वो उस बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी भी यहाँ पे माइक्रोस्पोर का पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसके ऊपर कुछ कवरिंग चढ़ानी है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके नाम पता कर लेते। ये जो बड़ा वाला सेल है, ये जो बड़ा वाला सेल है ना, इस सेल को, ये जो बड़ा वाला सेल है इसे हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड, ये जो बड़ा वाला सेल है इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, या फिर इसे ही हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बड़े वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, या फिर इसे ही हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। और ये जो आपका छोटा वाला सेल है, ये जो आपका छोटा वाला सेल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है, जो छोटा वाला सेल है, किसी काम का नहीं है सर, बड़ा वाला जो सेल है वही काम का। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ये जो बड़ा वाला सेल है ना ये किसी काम का नहीं है। आगे चल के जो गैमेट है, अभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, अभी तो अपना स्पोर का फॉर्मेशन हुआ ना, तो आगे चल के जो गैमेट्स है ना वो इसी जनरेटिव सेल से बनेंगे। आगे चल के ये जो गैमेट है ये इसी जनरेटिव सेल से बनेंगे, सही है। तो इतना समझ में आ गया, जनरेटिव सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे चल के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इतना समझ में आ गया, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी स्ट्रक्चर पे 2 कवरिंग लग जाती है, ये समझ में आ गया आपको, ये मिटा देता हूं मैं। अब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर 2 कवरिंग लग जाती है, कौन कौन सी, ध्यान सुनो। ये आपका बड़ा वाला सेल, वही मैं बना रहा हूं यहाँ पे, वही बना रहा हूं मैं यहाँ पे। एक ये आपका बड़ा वाला सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल, और इस वेजिटेटिव के सेल के अंदर दूसरा सेल कौन सा है, दैट इज जनरेटिव सेल, ठीक है। ये बड़ा वाला सेल और उसके अंदर दूसरा सेल है दैट इज जनरेटिव सेल। अब इन्हीं सेल्स के ऊपर एक बड़ी सी कवरिंग लग जाती है, कौन सा कलर नहीं यूज किया मैंने, चलो हाँ। अब इन्हीं सेल्स के ऊपर 2 कवरिंग लग जाती है। इन सेल्स के ऊपर कितनी कवरिंग लग जाती है, 2 कवरिंग लग जाती है। एक कवरिंग इस जनरेटिव सेल के ऊपर है, जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। रुक जाओ बच्चों, बना लेने दो मेरे को। दिख रहा है, ये बन गया, ये बन गया, दिख रहा है, ठीक है। एक कवरिंग इस जनरेटिव सेल के ऊपर लगी हुई है, और एक कवरिंग इस कवरिंग के ऊपर लगी हुई रहती है। मतलब एक कवरिंग इसके और यहां पे ऊपर लगी रहेगी, ठीक है। बना लें। आई होप आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ रही होगी, आई होप आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, ये कवरिंग मेरी दूसरी भी बन गई। तो क्या बोला मैंने, आपका नॉर्मल सा सेल था, बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला सेल जनरेटिव सेल। इन्हीं दोनों सेल्स के ऊपर 2 कवरिंग लग जाती है। एक कवरिंग अंदर प्रेजेंट है, एक कवरिंग बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। एक कवरिंग अंदर साइड प्रेजेंट है, एक कवरिंग बाहर साइड प्रेजेंट है। इनके नाम एकदम सिंपल है, इनके नामकरण करना एकदम सिंपल है। जो अंदर वाली कवरिंग है, यानी ग्रीन वाली कवरिंग है, वो अंदर है, इसीलिए उसे इंटाइन कह दो, इंटाइन कह दो, सही है। जो अंदर वाली कवरिंग है उसे इंटाइन कह दो। आई से इंटरनल और आई से इंटाइन, ऐसे याद रख लो, ठीक है। आई से इंटरनल और आई से इंटाइन। तो अंदर वाली कवरिंग इंटाइन, और जो बाहर वाली कवरिंग है ये, इसे आप लोग एक्साइन कह दो,
कुछ नहीं, ठीक है, एकदम एकदम सिंपल। दैट इज ये आपका अंदर वाली कवरिंग इंटाइन अंदर है और एग्जिट बाहर, ऐसा समझ लो एक्साइट, ठीक है। अब ये किससे बने हुए रहते हैं वो जरा सा समझ लो। ये जो इंटाइन है ये बना हुआ रहता है सेल्यूलोज प्लस पिक्टिन का। किससे बना है ये? सेल्यूलोज प्लस पिक्टिन का। अगर सेल्यूलोज की स्पेलिंग गलत हो गई हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरा स्पेलिंग में थोड़ा सा हार्ड टाइट है। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि सर की स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती है, लेकिन सर का कंसेप्ट कभी गलत नहीं होता। तो एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, कोई बात नहीं। चलो, तो ये अंदर वाली कवरिंग सेल्यूलोज प्लस पिक्टिन की बनी है, और जो आपकी बाहर वाली कवरिंग है, ठीक है, जो बाहर वाली कवरिंग है वो बनी है स्पोरोपोलिनिन से, स्पोरोपोलिनिन से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को याद रख लो, स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ऐसा क्यों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ध्यान से सुनो, दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा एसिड नहीं है, कोई भी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग को तोड़ सकता है। ये बहुत हार्ड मटेरियल है, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, इज द हार्डेस्ट मटेरियल। मतलब इतना हार्ड मटेरियल है ये, इतना हार्ड मटेरियल है कि इसको ना कोई एसिड डिकम्पोज कर सकता है, ना ही कोई एंजाइम डिकम्पोज कर सकता है। सही है? समझ में आ रही है बात? सही है? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? सो इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। इसको कोई भी डिकम्पोज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बोलता होगा कि अपने जैसा कोई हार्डिच नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन। अब देखो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है बच्चों कि साइंटिस्टों को बहुत सारे ऐसे पोलन, अब ये चाहिए पोलन ग्रेन है, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर नाउ इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। तो साइंटिस्टों को बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रेन मिले हैं। एक सेकेंड, ओके, थैंक गॉड। ओके, चलो। तो साइंटिस्टों को क्या बोल रहा था मैं? हाँ, साइंटिस्टों को बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रेन्स मिले हैं जो 1000-2000 साल पुराने हैं, ठीक है, 1000-2000 साल पुराने हैं। और साइंटिस्टों ने उस पोलन ग्रेन को अभी भी अगर फर्टाइल किया ना, तो वो अभी भी उग जा रहे हैं, मतलब अभी भी वो फर्टिलाइजेशन के करने के काबिल है। क्यों? क्योंकि उनके बाहर वाली कवरिंग अभी भी डिग्रेड नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। अब जब मैं बच्चों को बताता हूं ये बात कि यार इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, तो बच्चे बोलते हैं, बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है कि सर अगर ये इतना हार्ड मटेरियल है, ठीक है, अगर ये इतना हार्ड मटेरियल है तो यहां से ये जनरेटिव सेल बाहर कैसे निकलेगा और ये आगे चल के मेल गैमेट बन के फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा? तो नेचर के पास में बच्चों इसका भी इलाज है। नेचर ने बोला मेरे पास सबका इलाज है भाई। देखो नेचर ने क्या किया पता है? नेचर ने इस स्पोरोपोलिनिन की जो कवरिंग है ना, उस पर छोटे छोटे छेद कर रखे हैं बच्चों। क्या बोला मैंने? इस पे छोटे छोटे क्या कर रखे हैं? छेद। तो यहां पे कुछ छेद हो गए, ऐसे हर जगह पे इस पूरे पोलन ग्रेन पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? छेद प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे से वहां से आपका जो मेल गैमेट है वो निकल पाए, ठीक है, आपका जो मेल गैमेट है वो निकल पाए। ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे? छेद प्रेजेंट होंगे। इन छेद को, इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहते हैं? दैट इज जर्म पोर। इसे हम लोग कहते हैं जर्म। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जर्म पोर्स के थ्रू ये लोग जो गैमेट्स हैं ये आगे चल के यहां से निकल जाते हैं। ये आपका पोलन ग्रेन फॉर्म हो गया बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या फॉर्म हो गया? पोलन ग्रेन। अब जब यहां से मेल गैमेट फॉर्म करना होगा, ठीक है, जब मेल गैमेट फॉर्म करना होगा, ध्यान से सुनो, आपका पोलन ग्रेन क्या है? ये आपका जनरेटिव सेल, ठीक है, और इसके अंदर क्या है? आपका वेजिटेटिव सेल, और इसके ऊपर दो कवरिंग लगी हुई हो, वो मैं अभी बना नहीं रहा हूं, ठीक है। तो जब भी आपका मेल गैमेट फॉर्म करना होगा तो यहां पे एक बार वापस माइटोसिस होगी, ठीक है, एक बार वापस क्या होगी? माइटोसिस होगी। और अब ये माइटोसिस किसके अंदर होती है पता है? अब ये माइटोसिस होती है जनरेटिव सेल के अंदर। किसके अंदर होगी? जनरेटिव सेल के अंदर। मतलब अब ये जनरेटिव सेल, ये देखो वेजिटेटिव सेल वैसे ही रहेगा, वेजिटेटिव सेल वैसा ही रहेगा, लेकिन अब यहां पे जनरेटिव सेल दो पार्ट में बन जाएगा, ठीक है, एक जनरेटिव सेल ये, एक जनरेटिव सेल ये। और ये जो दो सेल्स है ना, इन सेल्स को अब कहा जाएगा दैट इज मेल गैमेट, ठीक है। अब इन्हें क्या कहा जाएगा? मेल गैमेट। समझ में आ गया? सो ऐसे होता है मेल गैमेट का फॉर्मेशन
प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ऐसे बनते हैं मेल गैमेट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू में लास्ट टाइम क्या आया था पता है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए आपको कितने बार माइटोसिस करनी पड़ेगी और कितने बार मियोसिस करनी पड़ेगी, जरा हमको बता दो। ठीक है, तो हमको पता है भैया कितने बार करनी पड़ेगी। देखो, एक बार मियोसिस, ठीक है, मियोसिस एक बार, और यहां पे माइटोसिस हुई क्या? नहीं, एक बार माइटोसिस हमने यहां की और उसके बाद एक बार हमने माइटोसिस यहां की। मतलब मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए आपको एक बार मियोसिस करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको एक बार मियोसिस करनी पड़ेगी और 2 बार माइटोसिस करनी पड़ेगी। इसे लिख लेना, इसे अपनी बुक में लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, ठीक है, 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो एक बार लिख लेना। क्या पता एमसीक्यू में पूछा गया था इस बार, क्या पता अगली बार ऑड में, नाउड में पूछ दे या फिर को रिलेशन में पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सही है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस पूरा का पूरा समझ में आया होगा, हर एक चीज, हर एक डिटेल आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई है, हर लेक्चर आपको समझ में आया है तो इंस्टा पे आना, मुझे मेरे इंस्टा पे आना, वहां फॉलो करना और मुझे बताना कि सर आपके लेक्चर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, ताकि इससे मुझे भी थोड़ी सी खुशी होगी, ठीक है। टीचर्स को यही चाहिए ना कि उनके बच्चों को हर एक चीज समझ में आए। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अच्छे कमेंट्स कर देना और अपने सारे दोस्तों तक जेआर कॉलेज का जो लिंक है वो फैला दो, हर बच्चों को पता चले कि हमारे सेशन पे, हमारे चैनल पे बेस्ट एजुकेशन आपको मिलती है, जहां पे हम लोग आपको पूरा का पूरा 12th बायोलॉजी का कोर्स पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स का। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।